रिकॉर्डिंग हो रही थी अभी स्टॉप रिकॉर्डिंग स्टॉप नहीं करो। जूम पे नहीं करनी है रिकॉर्डिंग नहीं जूम पे नहीं होता, ये ऑफलाइन वो है एप्लीकेशन है, इसमें रिकॉर्डिंग आप जो भी काम अच्छा अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है स्टार्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है बेसिकली वॉइस भी हो रही है। अच्छा भाई ज़रा लास्ट टाइम बताइएगा लास्ट टाइम खाना पड़ा था क्योंकि ये लैपटॉप दूसरा है वो वाला नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन सोलेनॉइड पढ़ लिया था वो लूज रूल के लिहाज से कि ऐसा हाँ अभी सर नुमाइर जब क्लास ले रहे थे उन्होंने भी वन नोट यूज़ किया था सर नुमाइर जब क्लास ले रहे थे मैथ्स की वन नोट यूज़ किया था पीडीएफ से डायरेक्ट अच्छा भाई अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक से और लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन सोलेनॉइड डिस्कस कर दिया था ठीक है अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक ऐसे क्विक रिवीजन थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा होता है मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन और बेसिक मेथड क्या था कि हम कहते थे कि व्हेनेवर द कॉइल और कंडक्टर इज मूविंग इन अ magnetic field and EMF will be induced in it due to the change in magnetic flux or cut in magnetic field then this phenomena is called as electromagnetic induction ठीक है अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने सोलेनॉइड में तो इंडक्शन पढ़ लिया नीचे गिलवानोमीटर लगाया हुआ है पॉइंटर डिफ्लेक्शन किधर हो रही है वो सारी चीज़ें हो चुकी थी इसकी जो मेन एप्लीकेशन है लाइक सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन और इमोशनल EMF हमने वो स्टार्ट किया था क्या नहीं ना तो इसकी जो बेसिक एप्लीकेशंस हैं वो तीन एप्लीकेशन है फैराडेज लॉ की फैराडेज लॉ क्या था EMF induced in a coil is directly proportional rate of change of flux ठीक है कि the EMF induced in a coil is directly proportional to the rate of change of flux मतलब डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी और इसमें नेगेटिव साइन भी लगाते थे नेगेटिव साइन क्यों अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ तो ये इसके बाद जो इसका मेन रिलेशन बनता था वो EMF इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी था जो कि फैराडेज लॉ का सेकेंड लॉ का बेसिकली रिलेशन था फर्स्ट लॉ में तो कोई नई चीज़ थी नहीं उसमें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को एक्सप्लेन किया हुआ था ठीक है अच्छा अब इसके बाद जो इसकी मेन एप्लीकेशंस हैं उन एप्लीकेशंस में अगर देखा जाए तो तीन एप्लीकेशंस हैं कौन कौन सी सेल्फ इंडक्शन सेकेंड एप्लीकेशन थी म्यूचुअल इंडक्शन और थर्ड एप्लीकेशन कौन सी थी मोशनल EMF सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन एंड मोशनल EMF ठीक है सेल्फ इंडक्शन
कोई ज़्यादा विजिबिलिटी के लिहाज से कोई डिफरेंट प्रोसेस नहीं है, सिंपल सा एक प्रोसेस है। स्टार्ट करते हैं सेल्फ इंडक्शन से। सेल्फ इंडक्शन हमने पढ़ा तो है ना? नहीं, ऐसे ही पूछ रहा हूं। चलें फिर मैं बता देता हूँ। सेल्फ इंडक्शन आप पढ़ते हैं तो फिर म्यूचुअल इंडक्शन तो याद आ ही जाएगा, ठीक है। सेल्फ इंडक्शन में कंडीशन किस तरह की थी? बताया जाता था कि वेन एवर द करंट इज चेंज इन अ कॉइल एंड EMF विल बी इंड्यूस्ड इन इट ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, देन दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्शन। एक सिंगल कॉइल में हम करंट को चेंज करें तो चेंज इन फ्लक्स की वजह से उसमें कुछ EMF डेवलप होता है, और ये फिनोमेना, ये प्रोसेस कहलाता है बेसिकली सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। या तो आ गया ना? अब बाकी चीज़ें आप लोग बता दीजिएगा। अब यहाँ पे हमारे पास पूरा एक सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड में हमें चेंज ऑफ करंट लाना है। चेंज ऑफ करंट कैसे लाएं? कोई ऐसी डिवाइस लगानी पड़ेगी ना जिससे हम करंट को चेंज कर सकें। वो डिवाइस कौन सी होगी जिससे हम करंट को चेंज करेंगे? शाबाश, रियोस्टैट। रियोस्टैट से हम बेसिकली रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं। रेजिस्टेंस चेंज करने के लिए तो और डिवाइस भी है। रेजिस्टेंस के लिए प्रैक्टिकल्स के अकॉर्डिंग एक डिवाइस यूज होती है, लो रेजिस्टेंस बॉक्स या हाई रेजिस्टेंस बॉक्स। एक बॉक्स सा होता है जिसमें बहुत सारी कीज लगी हुई होती हैं, जिसके थ्रू एक 1 ओम की निकाल दी, एक 50 ओम की निकाल दी, पता चलता है 51 ओम की रेजिस्टेंस हो गई, तो ये। और रियोस्टैट मेटल का सिलेंडर जिससे बहुत सारा वायर बंधा हुआ होता है, और उसके ऊपर एक नॉब होती है, एक साइड से वायर कनेक्ट होता है, दूसरी साइड से एक वायर कनेक्ट होता है, और मेटल के सिलेंडर के ऊपर नॉब पूरी मूव कर रही होती है, उसमें चीज़ साउंड सी आ रही होती है और उससे रेजिस्टेंस वेरी करती है। इन दोनों डिवाइसेस में डिफरेंस क्या है रियोस्टैट में और लो रेजिस्टेंस बॉक्स में? हम कोई थ्योरी का पेपर तो दे नहीं रहे, हमसे पूछा जा सकता है बिल्कुल। लो रेजिस्टेंस बॉक्स याद है ना? लो रेजिस्टेंस या हाई रेजिस्टेंस बॉक्स कैसा होता था? इस तरह की एक डिवाइस होती थी, इसमें जो है वो बहुत सारी कीज लगी हुई होती थी। इधर कीज लगी हुई होती थी बहुत सारी, इन्फिनिटी की भी होती थी, इधर बहुत सारी कीज थी। हाँ, नॉर्मली 1000 ओम तक का जो है वो इसमें हम रेजिस्टेंस बढ़ा सकते थे, रेजिस्टेंस कम कर सकते थे, थोड़ा थोड़ा ऐसे ही लगता है देखने में रेजिस्टेंस बॉक्स। और जो रियोस्टैट है, वो रियोस्टैट किस तरह की डिवाइस थी? उसमें एक मेटल का सिलेंडर होता था, उस मेटल के सिलेंडर पे साइड पे जो है वो इधर सस्पेंशन दिए हुए थे, इधर ऊपर की तरफ एक थिक रॉड थी, और इधर जो है वो पूरा वायर बंधा हुआ होता था, वायर की पूरी वाइंडिंग होती थी, और इधर से जो है वो एक नॉब होती थी जो इधर से भी कनेक्टेड होती थी, इधर से भी कनेक्टेड होती थी। एक वायर यहाँ से कनेक्ट हुआ होता था, एक वायर यहाँ से कनेक्टेड होता था। और अगर हमने करंट सप्लाई किया तो करंट सप्लाई करने से फिर होता क्या था कि करंट यहाँ से मूव करके गया, वायर के अंदर वॉल्व हुआ, यहाँ से ऊपर चला गया, यहाँ से थिक वाली साइड से करंट निकल के चला गया। अब इसमें लेंथ कम कवर हो रही है, लेंथ कम है तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस भी कम डेवलप हो रही है। फिर इसी नॉब को अगर आप मूव करके फॉर एग्जांपल राइट हैंड साइड पे ले आए, नॉब को थोड़ा सा मूव करके इधर लेकर आ गए, यहाँ से कनेक्शन हो गया ख़त्म। तो अब क्या होगा? अब जब करंट फ्लो करेगा तो अब करंट पूरा वायर के अंदर ज़्यादा फ्लो करेगा, यहाँ से मूव करके जाएगा। अब लेंथ ज़्यादा कवर हो रही है, मीन्स की रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो यहाँ पे बढ़ गई, मतलब करंट कम हो गया। तो ये वाली जो डिवाइस थी, ये वाली डिवाइस कौन सी थी? रियोस्टैट। और ये वाली जो डिवाइस है ये क्या था? रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? हम ये थोड़ी बता सकते हैं फिजिकल स्ट्रक्चर ऐसा होता है, फिजिकल स्ट्रक्चर ऐसा होता है। क्या डिफरेंस है? साइंटिफिक यूज के लिहाज से क्या डिफरेंस है? मीटर ब्रिज का प्रैक्टिकल किया था, वोल्ट मीटर का प्रैक्टिकल किया था। ये सवाल नहीं है, ये बता रहा हूं मैं, याद दिला रहा हूं। वोल्ट मीटर का प्रैक्टिकल किया था,
मीटर ब्रिज का प्रैक्टिकल भी किया था या देखा तो होगा, ठीक है। अब देखिए एप्टीट्यूड टेस्ट में आपकी मासूमियत के नंबर तो नहीं है, क्या करें मजबूरी है, अल्फाज भी अच्छे इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं, मासूमियत, ठीक है। तो नंबर तो नहीं है उसके, तो लाजमी सी बात है कि हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर वहाँ पे हम लो रेजिस्टेंस बॉक्स की बजाय रियोस्टैट लगा देते तो वहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ होती थी x इज इक्वल्स टू एल एक्स अपॉन एल आर इंटू आर। ये एक अननोन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था। इसमें R की वैल्यू हम रियोस्टैट से नहीं निकाल सकते, मगर यहाँ से पता होता है कितनी रेजिस्टेंस निकाली है, ये वैल्यू रख के आगे कैलकुलेशन कर सकते हैं। यानी अगर हम रियोस्टैट इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें हम रेजिस्टेंस को मेजर नहीं कर सकते, मेजरेबल रेजिस्टेंस नहीं है, कभी कम है कभी ज़्यादा है, मगर ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स होता है इसमें कितनी रेजिस्टेंस हमने डेवलप की है ये हमें पता होता है। तो बेसिकली मेजरेबल रेजिस्टेंस और नॉन मेजरेबल रेजिस्टेंस का डिफरेंस है बिटवीन रियोस्टैट एंड रेजिस्टेंस बॉक्स, बिटवीन रियोस्टैट एंड रेजिस्टेंस बॉक्स। तो या अच्छा, ये तो रेजिस्टेंस बॉक्स था। अब रियोस्टैट अगर सर्किट में बनाना है तो पूरा तो नहीं बनाएंगे ना, वेरिएबल रेजिस्टर को सर्किट में कैसे शो करते हैं? रियोस्टैट को शो करने का एक तरीका ये है, ये वेरिएबल रेजिस्टर या रियोस्टैट कहलाता है, ठीक है। या फिर इसी तरह से रियोस्टैट को ऐसे भी शो कर सकते हैं। तो ये दोनों सिंबल जो है वो रियोस्टैट के ही सिंबल्स होते हैं। ये दोनों सिंबल रियोस्टैट के लिए ही इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अच्छा बहरहाल, अब यहाँ पे कंडीशन किस तरह की थी, प्रोसेस याद दिला रहा हूँ। इधर लगाया एक रियोस्टैट, इधर एक करंट सोर्स है। ये कौन सा करंट सोर्स है, ऑल्टरनेटिव है डायरेक्ट है? डायरेक्ट है। अब ये सेल है बैटरी है? बैटरी है। सेल ऐसे शो करते हैं, बैटरी को ऐसे शो करते हैं, और दोनों ही बेसिकली डीसी मतलब डायरेक्ट करंट के सोर्सेज हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो करता हुआ पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो करता हुआ जा रहा है। करंट फ्लो की वजह से इसके अंदर कुछ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? करंट का डायरेक्शन नहीं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? टुवर्ड्स राइट या टुवर्ड्स लेफ्ट? करंट फ्लो का डायरेक्शन क्या बनेगा, राइट या लेफ्ट? सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट। चलें अप्लाई करके देख लेते हैं, रूल अप्लाई करके देखते हैं। अगर हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेक कर रहे हो ना, तो कंडीशन किस तरह की होनी चाहिए? करंट फ्लो का डायरेक्शन तो बनेगा यहाँ पे ऐसे, ये पूरा करंट फ्लो करके ऐसे आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है। मतलब करंट फ्लो का डायरेक्शन ये राइट वाला, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ है। नॉर्थ ये, और ये साउथ से नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ से साउथ। अच्छा, राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग फिंगर्स की कर्लिंग डायरेक्शन ऐसे, मतलब राइट वर्ड क्या बन रहा है, नॉर्थ। राइट वर्ड बन गया नॉर्थ, और टूवर्ड्स लेफ्ट जो है वो क्या हो गया, साउथ, ठीक है। अब लाइन ऑफ फोर्सेस जब ट्रैवल करती हैं तो लाइन ऑफ फोर्सेस यहां से फिर निकल के, इसका मतलब है ऐसे जा रही है, नॉर्थ से एमिट हुई और साउथ में जाके जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है। मतलब डायरेक्शन क्या बना, टूवर्ड्स राइट। डायरेक्शन क्या बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड का, टूवर्ड्स राइट। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मूव करती हुई यहाँ पे राइटवर्ड जा रही होगी, मैग्नेटिक फील्ड टूवर्ड्स राइट जा रही है, ठीक है। बहरहाल डायरेक्शन अपनी जगह। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे अब कुछ लॉजिक नहीं बल्कि विदाउट एनी लॉजिक, अब हम यहाँ पे प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस क्या होता था कि व्हेन एवर द करंट इज चेंज इन अ कॉइल, यहाँ पे हमने करंट को चेंज करना शुरू किया, तो करंट को जब चेंज करेंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी कभी डेवलप होगी कभी खत्म भी हो जाएगी। एक करंट और मैग्नेटिक फील्ड, इनका रिलेशन क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इनवर्स प्रोपोर्शन है?
करंट जो सप्लाई कर रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड, इनका रिलेशन क्या है, डायरेक्ट या इनवर्स? डायरेक्ट। फॉर्मूला, ये सोलेनॉइड बन रहा है टॉरॉइड बन रहा है इसमें? सोलेनॉइड। सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? सोलेनॉइड में म्यू नॉट NI भी था, मगर इससे पहले वाला एक और भी था, म्यू नॉट कैपिटल N, शाबाश, I डिवाइडेड बाय L या डेल्टा L, कुछ भी लिख सकते थे, एक ही बात है तकरीबन। क्योंकि करंट और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब करंट मैक्सिमम देंगे हम, रेजिस्टेंस अगर मिनिमम है तो इसका मतलब है करंट मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम करंट है, फील्ड भी मैक्सिमम डेवलप हो रही है। फिर आपने रेजिस्टेंस को मैक्सिमम कर दिया तो करंट क्या हो गया, अप्रॉक्स जीरो, करंट अप्रॉक्स जीरो, और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो गई, अप्रॉक्स जीरो। मतलब बार बार रियोस्टेट को मूव करने से फील्ड डेवलप होगी, फिर खत्म होगी, फिर डेवलप होगी, फिर खत्म होगी, तो बार बार चेंज इन फ्लक्स आएगा, और चेंज इन फ्लक्स की वजह से यहाँ पे EMF मतलब इंड्यूस्ड EMF जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो जब इंड्यूस्ड EMF इसके अंदर डेवलप हो रहा है तो ये पूरा फिनोमिना, ये पूरा प्रोसेस कहलाता है बेसिकली सेल्फ इंडक्शन, कि व्हेन एवर द करंट इज चेंज इन अ कॉइल an EMF will be induced in it due to the change in magnetic flux या cut in magnetic field, then this phenomena is called as self induction, ठीक है। डेफिनेशन तो लिखी हुई है ना आपके पास, देखें, whenever the current is changed in a coil, whenever the current is changed in a coil, an EMF will be induced in it. An EMF will be induced in it due to the change. Whenever the current is changed in a coil, an EMF will be induced in it due to the change in magnetic flux. Due to the change in magnetic flux, then this phenomena is called as self-induction. Then this phenomena is called as self-induction. Okay, whenever the current is changed in a coil, an EMF will be induced in it due to the change in magnetic flux. Then this phenomena is called as self-induction, ठीक है। अच्छा, सेल्फ इंडक्शन के लिहाज से जरा और भी लिखना शुरू करें, एक पॉइंट बना के नीचे लिखें, द EMF induced in a coil is directly proportional the EMF induced in a coil is directly proportional to the rate of change of current. The EMF induced in a coil is directly proportional to the rate of change of current. मतलब जो भी EMF यहाँ पे डेवलप हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट से, मतलब डेल्टा I अपॉन डेल्टा T से। नेगेटिव साइन तो हर जगह आता है, नेगेटिव साइन क्यों, अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस लॉ, ठीक है। उसके बाद जब इसका पूरा फॉर्मूला बनता है तो वो फॉर्मूला क्या था, हम पूरी डेरिवेशन की बात नहीं कर रहे, माइनस L डेल्टा I अपॉन डेल्टा T, EMF का फॉर्मूला माइनस L डेल्टा I अपॉन डेल्टा T। L क्या चीज है, सेल्फ, क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस है। L जो है वो सेल्फ इंडक्टेंस है। सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन, सेल्फ इंडक्शन नहीं, सेल्फ इंडक्शन तो प्रोसेस है कि whenever the current is changed in a coil and EMF will be induced in it due to the change in flux या magnetic flux। सेल्फ इंडक्शन तो डेफिनेशन है, प्रोसेस है। सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट है मगर ये डेफिनेशन नहीं है। फॉर्मूला बना के डिफाइन करेंगे ना, फॉर्मूला अगर बनाए
तो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला बना के जरा सोचें डेफिनेशन क्या होनी चाहिए. रेशियो बिटवीन इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट. इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम फॉर्मूला बनाते हैं ना इसका एल का फॉर्मूला, तो क्या बनेगा? माइनस ईएमएफ डिवाइडेड बाय डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी. इसके हिसाब से यहाँ पे डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? द रेशियो बिटवीन इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट. डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट. तो रेशियो बिटवीन इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्टेंस. सेल्फ इंडक्टेंस. अच्छा, अगर हम सेल्फ इंडक्टेंस की बात कर रहे हैं तो सेल्फ इंडक्टेंस मतलब एल की जो वैल्यू है ये कौन कौन से फैक्टर्स पे बेस करती है? शाबाश. नेचर ऑफ कॉइल और शेप ऑफ कॉइल कह सकते हैं. शेप चेंज करने से एरिया पे इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है. और नहीं, इसमें बेसिकली जो है ना वो आना चाहिए हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स. वो एक ही बात है कि अगर डिस्टेंस बिटवीन कॉइल्स मतलब वाइंडिंग्स के बीच में गैप कम होगा तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाएंगे. अगर गैप बढ़ गया तो क्या होगा? नंबर ऑफ टर्न्स कम हो जाएंगे. ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न्स. अच्छा, एक फॉर्मूला तो इसका ये है, ईएमएफ का एक मेन फॉर्मूला ये था. एक और फॉर्मूला एंड में जाके जो ड्राइव होता है वो फॉर्मूला क्या था इसका? दो फॉर्मूला यूज होते हैं इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह में या चूज द करेक्ट आंसर्स में भी यूज हो सकते हैं. एक तो ये वाला फॉर्मूला है, एक फ्लक्स लिंकेज का फॉर्मूला भी था. फ्लक्स लिंकेज वाला फॉर्मूला L डेल्टा I इज इक्वल्स टू N डेल्टा phi. ये रिलेशन ऑफ फ्लक्स लिंकेज कहलाता है N सेल्फ इंडक्शन. सेल्फ इंडक्शन के केस में ये इसका बेसिक रिलेशन है. तो दो रिलेशंस हैं मेन. एक रिलेशन तो ईएमएफ का था और दूसरा रिलेशन जो है वो यहाँ पे फ्लक्स लिंकेज का ये वाला रिलेशन था. ठीक है, एक चीज बस लास्ट में इसमें रहती है और वो सेल्फ इंडक्टेंस का एसआई यूनिट एल का सेल्फ इंडक्टेंस का एसआई यूनिट. एच से आता है ना, एच से हेनरी. सेल्फ इंडक्टेंस का किसी भी इंडक्टेंस का, सेल्फ इंडक्टेंस हो म्यूचुअल इंडक्टेंस हो, इंडक्टेंस का यूनिट होता ही बेसिकली हेनरी है. यहां तक हो गया कॉपी? देखिए, डेरिवेशन तो नहीं, हम कहते हैं कि ये वाहिद रिलेशन होता है जिसमें सेल्फ इंडक्टेंस को फ्लक्स से लिंक करते हैं. तो ये फ्लक्स से लिंक हो रहा होता है सेल्फ इंडक्टेंस, इस वजह से ये रिलेशन कहलाता है रिलेशन ऑफ फ्लक्स लिंकेज. ठीक है, रिलेशन बना कैसे? ड्राइव तो कर सकते हैं मगर एप्टीट्यूड में हमें ज़रूरत नहीं होती डेरिवेशन की. भाई कॉपी हो गया यहाँ तक? जो सेकंड एप्लीकेशन है वो सेकंड एप्लीकेशन थी म्यूचुअल इंडक्शन की. मतलब ये वाले जो टॉपिक्स हम देख रहे हैं ना, ये कोई बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लॉजिकली टॉपिक ऐसे नहीं है. इसकी एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, बेसिक टॉपिक तो बस पता होना चाहिए. कुछ बताएं अबाउट म्यूचुअल इंडक्शन. अब तो याद तो आ गया होगा थोड़ा थोड़ा. बेहतरीन हो गया. चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल
और ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ सेकेंडरी कॉइल। यानी प्रोसेस में बताया जाता है कि whenever the current is changed in a primary coil, an EMF will be induced in a secondary coil due to the change in magnetic flux, then this phenomena is called as mutual induction। ठीक है, मतलब कंडीशन कैसी है, दो तरह की कॉइल्स हैं, एक यहाँ पे ये वाला कॉइल है, ये कॉइल कौन सा है, प्राइमरी कॉइल है सेकेंडरी कॉइल है, सिंगल कॉइल बना हुआ है, सेकेंडरी कॉइल है, क्योंकि करंट सोर्स नहीं है ना इसमें, जिसमें करंट सोर्स नहीं है, गिल्वानोमीटर लगा हुआ है, ये सेकेंडरी कॉइल है जिसमें हम ईएमएफ को नोट करेंगे। और प्राइमरी कॉइल फॉर एग्जांपल ये वाला कॉइल है जिसमें हम करंट को चेंज कर रहे होते हैं, मतलब रियोस्टेट लगा हुआ होता है, प्राइमरी कॉइल और ये सेकेंडरी कॉइल। प्रोसेस क्या था वो तो खैर याद होगा, फिर भी थोड़ा सेफ साइड बता रहा हूँ। यहाँ पे करंट सप्लाई किया, करंट सप्लाई करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, और इतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है कि सामने वाले कॉइल में भी इसकी पूरी मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। फिर हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस को मैक्सिमम कर दिया, करंट जीरो हो गया, फील्ड वापस आ गई, फिर करंट मैक्सिमम, फिर फील्ड डेवलप होगी, फिर करंट मिनिमम, फिर फील्ड वापस आ जाएगी। तो बार बार सेकेंडरी कॉइल में फील्ड डेवलप होगी, फिर खत्म होगी, फिर डेवलप होगी, फिर खत्म होगी। तो बार बार चेंज इन फ्लक्स की वजह से सेकेंडरी कॉइल में कुछ ईएमएफ यहाँ पे डेवलप होना शुरू हो जाएगा, और सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ डेवलप हो रहा होता है, ये वाला ईएमएफ कहलाता है बेसिकली ईएमएफ एस। ये वाला ईएमएफ एस मतलब ईएमएफ इन अ सेकेंडरी कॉइल, और जो चेंज इन करंट आ रहा होता है वो कहलाता है डेल्टा आईपी, मतलब चेंज ऑफ करंट इन अ प्राइमरी कॉइल। इसी बेस पे तो कहते हैं कि व्हेनेवर द करंट इज चेंज इन अ प्राइमरी कॉइल an EMF will be induced in a secondary coil due to the change in magnetic flux, then this phenomena is called as mutual induction। ठीक है, ये ज़्यादा क्लियर प्रोसेस है, और इसमें आप डायग्राम में देखिए ना, क्लियर पता चलता है कि भाई प्राइमरी कॉइल में करंट का डायरेक्शन और सेकेंडरी कॉइल में करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट है। प्राइमरी कॉइल में कॉस का लेंजेस लॉ था क्या, कॉस का डायरेक्शन और ईएमएफ का डायरेक्शन ऑपोजिट है। कॉस क्या है, प्राइमरी कॉइल है, तो प्राइमरी कॉइल में करंट का डायरेक्शन और सेकेंडरी कॉइल में करंट का डायरेक्शन बिल्कुल एंटी होता है, बिल्कुल ऑपोजिट होता है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ पोजीशन के साथ साथ इसमें कुछ और बेसिक चीजें, जैसे इसमें बताया गया था कि जो भी ईएमएफ यहाँ पे डेवलप हो रहा है इन अ सेकेंडरी कॉइल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन अ प्राइमरी कॉइल से। ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ सेकेंडरी कॉइल is directly proportional to the rate of change of current in a primary coil। इधर भी नेगेटिव साइन, क्यों, अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ। ठीक है, फिर इसमें जो फॉर्मूला बनता था, अब तो खैर याद आ गया होगा, फॉर्मूला बता दें, ईएमएफ एस का, इससे नेक्स्ट फॉर्मूला क्या बनता था, वो प्रोपोर्शनलिटी को हटाया, इज इक्वल्स टू एन कांस्टेंट आ गया, तो इसका फॉर्मूला क्या बना था, एम डेल्टा आई पी अपॉन डेल्टा टी। फॉर्मूला काफी है, नहीं काफी तो नहीं है ना, माइनस साइन जो है वो इसमें होना लाजमी होगा। माइनस साइन क्यों, नेगेटिव साइन इज अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ, नेगेटिव साइन अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ। एक तो ईएमएफ का ये वाला रिलेशन बन गया। इसमें अगर हम म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला बनाएं, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा, माइनस ईएमएफ एस डिवाइडेड बाय डेल्टा आई पी अपॉन डेल्टा टी। मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस को अगर हम डिफाइन करें तो कैसे कह सकते हैं कि ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ सेकेंडरी कॉइल, रेशियो बिटवीन ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ सेकेंडरी कॉइल and the rate of change of current in a primary coil is called as mutual inductance। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए भी जो एसआई यूनिट है वो एसआई यूनिट क्या होगा, हेनरी, और इसके जो फैक्टर्स हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस के फैक्टर्स, पहले तो स्टार्टिंग वाले 3 फैक्टर वही सेल्फ इंडक्टेंस वाले हैं। सेल्फ इंडक्टेंस वाले फैक्टर्स रिपीट करते हैं। पहला फैक्टर कौन सा था भाई, नेचर ऑफ कॉइल, सेकंड शेप ऑफ कॉइल, सॉरी
कॉइल्स होगा, दोनों कॉइल्स की बात हो रही है। थर्ड फैक्टर नंबर ऑफ टर्न्स। फोर्थ फैक्टर डिस्टेंस बिटवीन कॉइल्स। दोनों कॉइल्स अगर करीब करीब है तो क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज्यादा आएगा, ईएमएफ ज्यादा होगा तो सेल्फ इंडक्टेंस भी ज्यादा होगा। अगर कॉइल्स दूर दूर हैं तो क्या होगा, चेंज ऑफ फ्लक्स कम आएगा, चेंज इन फ्लक्स कम आएगा, ईएमएफ भी जो कम डेवलप होगा, मतलब सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू यहाँ पे कम हो जाएगी। और इसमें भी फ्लक्स लिंकेज का एक फॉर्मूला, फ्लक्स लिंकेज का फॉर्मूला इसमें क्या था, m डेल्टा आई पी इज इक्वल टू n डेल्टा फाई। ये भी फ्लक्स लिंकेज का ही फॉर्मूला है, बट ये फ्लक्स लिंकेज का फॉर्मूला इन केस ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन में, सेल्फ इंडक्शन में डिफरेंट फॉर्मूला था, म्यूचुअल इंडक्शन में डिफरेंट फॉर्मूला। ठीक है, आप लोगों से कोई पूछा नहीं है, सिर्फ ये इंस्ट्रक्शन चल रही हैं अभी तक ना। म्यूचुअल अब थोड़ा पूछना तो शुरू करते हैं ना आपसे। म्यूचुअल इंडक्शन की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मुश्किल तो है ही नहीं, ये तो दिमाग से निकालने का मुश्किल है, आसान है। म्यूचुअल इंडक्शन की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? क्या म्यूचुअल इंडक्शन से हम फैन बनाते हैं? क्या म्यूचुअल इंडक्शन से एसी चलता है? म्यूचुअल इंडक्शन का प्रैक्टिकल यूज कहां है, कौन सी डिवाइस में? अगर कोई चीज ठंडी करनी हो, पानी की बोतल ठंडी करनी हो, तो उसको कौन सी डिवाइस में रखेंगे? रेफ्रिजरेटर में। सोचें सोचें, क्या म्यूचुअल इंडक्शन की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन रेफ्रिजरेटर है? नहीं है, ऐसी कंफ्यूज करने के लिए बोल रहा था। ऐसी कोई डिवाइस है, ऐसी कोई डिवाइस है जो हमारे घरों में इस्तेमाल होती है या घर के लिए इस्तेमाल होती है, कभी घर के बाहर भी इस्तेमाल होती है? आयरन। घर के बाहर जाके कौन इस्त्री करता है? हाँ, बाहर भी हो सकती है, हाँ वो तो सकती है, मगर एप्लीकेशन नहीं है। चलेगा। इसी चैप्टर का टॉपिक था ट्रांसफार्मर, इसी चैप्टर का टॉपिक था ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर बेसिकली जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन पे चलता है, यानी म्यूचुअल इंडक्शन की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या? ट्रांसफार्मर। याद रखिएगा, ट्रांसफार्मर इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ट्रांसफार्मर इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। मतलब हमें अब ट्रांसफार्मर पढ़ना है। अच्छा टॉपिक है ना ट्रांसफार्मर, तो बस फिर आप लोग बताते रहिएगा, मैं लिखता रहूंगा। चलें भाई, कुछ बताएं ट्रांसफार्मर क्या होता है, कुछ भी बता दें ट्रांसफार्मर के बारे में। कुछ बताएं अबाउट ट्रांसफार्मर। किसने बताया? अच्छा, आपने बताया। पता नहीं होता ना, ऐसा लगता है गैप से आवाजें आ रही हैं, मगर अच्छा है। तो भाई आप स्टेप अप होता है, स्टेप डाउन होता है। स्टेप अप क्या करता है, स्टेप डाउन क्या करता है? एग्जैक्टली, स्टेप अप वोल्टेज को बढ़ाता है, स्टेप डाउन वोल्टेज को कम करता है। ठीक है, सारी कंट्रोलिंग नंबर ऑफ टर्न्स है, सारी कंट्रोलिंग नंबर ऑफ टर्न्स है। ठीक है बच्चे, जरा बात नहीं करनी है, गौर से सुनना है, क्योंकि इसका फॉर्मूला डेरिवेशन तो एक अलग बात है, वो तो बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल डायरेक्ट है, मगर इंफॉर्मेशन, कोई बहुत लॉजिक नहीं, इसमें इंफॉर्मेशन चाहिए। इंफॉर्मेशन के लिए
हमें ये पता होना चाहिए कहां पे कौन सा ट्रांसफार्मर फंक्शन कर रहा है। स्टेप अप क्या करेगा, वोल्टेज को बढ़ाएगा। स्टेप डाउन क्या करेगा, वोल्टेज को कम करेगा। ठीक है, अब एक जनरल स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखते हैं। कंडीशन इस तरह की थी, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे कोई भी एक डैम है, ये क्या है, डैम है। इससे पानी जो है वो नीचे की तरफ फ्लो करता आ रहा है। जब पानी यहां से मूव करके नीचे की तरफ आया तो पानी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी थी, वो कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में। पानी की काइनेटिक एनर्जी सप्लाई करनी है जनरेटर को। पानी की जो काइनेटिक एनर्जी है जनरेटर को सप्लाई करनी है। कैसे सप्लाई करेंगे, जनरेटर में पानी आने देंगे। एक डिवाइस होती है ना फैन जैसी, टरबाइन डिवाइस, टरबाइन देखा ना किस तरह का होता है। फैन लाइक स्ट्रक्चर, हॉरिजॉन्टल से ब्लेड्स होते हैं, मतलब ऊपर से अगर पानी गिरा तो उसकी वजह से क्या होगा, पूरा टरबाइन घूमेगा। ठीक है, टरबाइन की जो मूवमेंट है ये सप्लाई कर देते हैं एसी जनरेटर को। एसी जनरेटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन करेगा। मतलब जनरेटर का काम क्या है, मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन करना। हमारे घरों में तो ये काम कर रहा होता है जनरेटर। आप मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं, आप फ्यूल जला के दे रहे हैं, कभी गैस जला रहे हैं, कभी आप पेट्रोल जला रहे हैं, कभी डीजल जला रहे हैं। हम हीट के थ्रू कन्वर्जन कर रहे हैं, मतलब मैकेनिकल वर्क करा रहे हैं। यहां पे वेस्टेज नहीं हो रहा, बस ऊपर से पानी गिर रहा है। कोई भी डैम है उसमें हम पानी के फ्लो में सिर्फ टरबाइन लगा के जो है उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेवलप कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेवलप होती है बाय जनरेटर तो मैक्सिमम इसका वोल्टेज 300 से 350 वोल्ट होता है, और वही बारिशों के सीजन में जाके 350 वोल्ट के अप्रॉक्स में चला जाता है, वरना 270 280 भी नॉर्मली हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे वोल्टेज था 350 वोल्ट मैक्सिमम। अब रेजिडेंशियल एरिया दूर है 300-400 किलोमीटर, डैम से 300-400 किलोमीटर। अगर यहां पे करंट लाएंगे तो रास्ते में रेजिस्टेंस की वजह से खत्म हो जाएगा। 4-5 किलोमीटर ट्रैवल करेगा, रेजिस्टेंस की वजह से खत्म। ठीक है, मतलब ये तो पहुंच ही नहीं सकता। इसीलिए हर डैम पे पावर प्लांट बना हुआ होता है। हर डैम पे अगर आप ऑब्जर्व करें ना, पावर प्लांट अलग से बना हुआ होता है पूरा। यहां पे लगे हुए होते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, मतलब डैम के पास जो ट्रांसफार्मर लगेगा वो कौन सा होगा, स्टेप अप होगा। स्टेप अप वोल्टेज को बढ़ाता है और इसका स्टैंडर्ड है, मतलब हर कोई अपनी मर्जी से या अपने कंफर्ट के हिसाब से नहीं, इसमें स्टैंडर्ड्स हैं कि वोल्टेज को बढ़ा के लेकर आते हैं 11,000 वोल्ट के बराबर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर से 11,000 वोल्ट तक वोल्टेज को लेकर आए। अब ये हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन कर रहे हैं और करंट को लेके जा रहे हैं 400 किलोमीटर दूर रेजिडेंशियल एरिया तक। ठीक है, हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन का फायदा क्या होता है, इसमें क्या जाता है कि जब वोल्टेज बहुत ज्यादा होता है तो लो करंट इस्तेमाल होता है। वोल्टेज ज्यादा होगा तो करंट कम इस्तेमाल होगा। मतलब पहले 100 इलेक्ट्रॉन जा रहे थे 1 वोल्ट की एनर्जी लेके, अब 10 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं 10 वोल्ट की एनर्जी लेके, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पे करंट कम यूज हो रहा है। जब करंट कम होगा तो कोलिजन भी कम होंगे, रेजिस्टेंस भी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। मतलब लो रेजिस्टेंस लिख देते हैं डायरेक्ट, लो रेजिस्टेंस होगी और लो एनर्जी लॉसेस होंगे। तो ये फायदे हैं हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के। ठीक है, जब यहां तक करंट पहुंचा 400 किलोमीटर ट्रैवल करके 300 किलोमीटर ट्रैवल करके रेजिडेंशियल एरिया के करीब, तो कम होके इसका वोल्टेज 8 से 8,500 वोल्ट बचा हुआ था। फॉर एग्जांपल 8,500 वोल्ट्स के बराबर वोल्टेज बचा हुआ है। ठीक है, क्या हमारे घरों में 8,500 वोल्ट आता है? नहीं ना। हर एरिया का एक पावर स्टेशन है और हर एरिया के पावर स्टेशन के हिसाब से उससे भी लगे हुए होते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो हर एरिया का, इधर का, हर ज्वार का, हर जगह का पावर स्टेशन अलग अलग है। यहां पे लगे हुए होते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम करते हैं, कम करके लेकर आते हैं 400 वोल्ट पे। फिर ये 400 वोल्ट का जो वोल्टेज है ये नॉर्मली हमारे घरों की तरफ सप्लाई किया जाता है, मगर क्या घर में 400 वोल्ट आता है? नहीं आता। क्यों? क्योंकि घर की कोने पे पीएमटी भी तो लगा हुआ होता है।
घर के कॉर्नर पे लगा हुआ है पीएमटी। हमारे यहाँ तो सारे आउटग्राउंड है ना, मतलब बाहर की तरफ ही लगे पीएमटी होते हैं हमारे यहाँ, ठीक है। इंशाल्लाह तरक्की करेगा पाकिस्तान, फिर वो ग्राउंड वाले पीएमटी लगाएंगे। पीएमटी क्या है? पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर। पीएमटी पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर, ये भी स्टेप डाउन होता है। ये वोल्टेज को कम करके लेकर आता है बेसिकली 220 वोल्ट तक, 220 वोल्ट तक। अब घर में पहुंचे नहीं पहुंचे वो एक अलग बात है, उसका साइंस से ताल्लुक नहीं है, ठीक है। तो बाय कंडीशन स्टेप अप जो डैम के पास लगेगा या किसी पावर प्लांट के पास लगेगा वो कौन सा होगा? स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। और जो रेजिडेंशियल एरिया के करीब जो भी ट्रांसफार्मर यूज होंगे ये सारे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होंगे। ये पूरा मैकेनिज्म हमें पता होना चाहिए, कहाँ पे स्टेप अप और कहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स को यूज किया जाता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही है? कॉपी कर लिया? करना है। सर वहाँ वोल्टेज बढ़ा है, करंट कम, यहाँ वोल्टेज कम है तो करंट बढ़ेगा। हाँ। करंट बढ़ेगा। अच्छा, साथ साथ एक बात बताएं, कॉपी करते करते ही, ट्रांसफार्मर ऑल्टरनेटिव करंट के लिए फंक्शन करता है या डायरेक्ट करंट के लिए फंक्शन करता है या दोनों के लिए फंक्शन करता है? सिंपल सा सवाल समझ में आ रहा है ना कि ट्रांसफार्मर ऑल्टरनेटिव करंट के लिए फंक्शन करेगा या डायरेक्ट करंट के लिए या दोनों के लिए? घर में डायरेक्ट तो आता है मगर डायरेक्ट करंट नहीं होता। घर में कभी ऐसे काम करते हुए इधर उधर कभी करंट तो लगा ही होगा ना, ठीक है। करंट लगता है, वाइब्रेशन ही होती है। वाइब्रेशन का मतलब क्या? ऑल्टरनेटिव करंट है। तो घर में तो ऑल्टरनेटिव करंट आता है। ट्रांसफार्मर ओनली वर्क्स फॉर ऑल्टरनेटिव करंट। ट्रांसफार्मर सिर्फ ऑल्टरनेटिव के लिए काम करता है, डीसी के लिए, डायरेक्ट करंट के लिए काम नहीं करता। हो गया भाई? इसको बढ़ा दें, आगे बढ़ा दें। अच्छा, ट्रांसफार्मर के लिए ये पॉइंट तो नोट कर लीजिएगा याद से कि ट्रांसफार्मर ओनली वर्क्स फॉर ऑल्टरनेटिव करंट।
इट्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। वैसे तो म्यूचुअल इंडक्शन में लिख चुके हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ही ये है। सर ये डायरेक्ट करंट की मर्जी। देखते हैं ना, डायग्राम बना के देखते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन में जो करंट में कॉइल को दे रहे थे तो डायरेक्ट था, हाँ, तो फिर ये अल्टरनेटिव करंट कहाँ मतलब ये बात मैं भी बहुत सोचता हूँ। अच्छा अभी देखते हैं, 2 मिनट। अच्छा भाई, ट्रांसफार्मर बहुत सारे शेप्स के होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट शेप्स के हैं, जिसमें एक शेप ऑफ ट्रांसफार्मर जो है वो इस तरह का होता है। बच्चे डायग्राम बना लीजिएगा साथ साथ। अच्छा, कुछ ट्रांसफार्मर इस तरह के शेप के, पूरा एक फ्रेम सा है। फ्रेम कौन सा मटेरियल का? सॉफ्ट आयरन कोर। आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि बहुत अच्छा मैग्नेटिक सब्सटेंस है आयरन, टेम्पररी मैग्नेटाइज होता है, अच्छा मैग्नेटिक सब्सटेंस है, टेम्पररी मैग्नेटाइज होता है, परमिएबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। परमिएबिलिटी क्या चीज होती है? परमिएबिलिटी, द अलाउंस ऑफ मीडियम फॉर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। किसी भी मीडियम में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को अपने अंदर से गुजारने की सलाहियत परमिएबिलिटी कहलाती है। हिस्टेरियस लॉसेस बहुत कम होता है, मतलब हीटअप होके एनर्जी लॉस बहुत कम करता है। अजीब अजीब सी बातें मगर याद रखनी है, क्या करें, मजबूरी है। अब आयरन का यहां पे पूरा एक फ्रेम है, और इस आयरन फ्रेम के ऊपर यहां पे हमने वायर की वाइंडिंग की हुई है। इधर यहां पे एक करंट सोर्स है। अच्छा, ऑल्टरनेटिव करंट सोर्स को या तो हम ऐसे शो करते हैं, या फिर ऑल्टरनेटिव करंट सोर्स को इस तरह से भी शो किया जाता है। ये दोनों एसी के सिंबल्स हैं। तो ये ऑल्टरनेटिव करंट सोर्स लेफ्ट हैंड साइड पे लगाया हुआ है, इसी तरह से राइट हैंड साइड पे यहां पे फिर इधर भी कुछ वायर की वाइंडिंग की हुई है। इधर से हम दे रहे हैं आउटपुट, लेफ्ट हैंड साइड से यहां पे हम इनपुट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और राइट हैंड साइड पे सिंपली हम यहां पे इसको आउटपुट दे रहे होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड वाला कॉइल कौन सा कहलाता है? प्राइमरी कॉइल। राइट हैंड साइड वाला कॉइल कौन सा होता है? सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, अब कंडीशन किस तरह की है कि यहां से हमने करंट सप्लाई किया। जब हम करंट सप्लाई कर रहे हैं तो ये करंट पूरा फ्लो करते हुए ऐसे जा रहा है। अच्छा, अगर आप गौर से देखिए ना, तो वाइंडिंग का डायरेक्शन भी उल्टा होता है। यहाँ पे वाइंडिंग का डायरेक्शन भी उल्टा है, मतलब एक साइड पे वाइंडिंग ऐसे की हुई होगी ना, दूसरी साइड पे वाइंडिंग उल्टी की हुई होगी इसमें। अब होगा क्या, यहां से हमने करंट सप्लाई किया। जब करंट सप्लाई करेंगे ऑल्टरनेटिव करंट, तो करंट सप्लाई करने से क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई। मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी कॉइल में गई है, मगर ऑल्टरनेटिव करंट था तो क्या हुआ, फील्ड वापस आ गई। फिर करंट आया, फील्ड डेवलप हुई, फिर करंट वापस आया, फील्ड फिर से वापस आ गई। तो बार बार क्या हो रहा है, सेकेंडरी कॉइल में फील्ड डेवलप हो रही है, फिर खत्म हो रही है, फिर डेवलप हो रही है, फिर खत्म हो रही है। तो बार बार चेंज इन फ्लक्स आ रहा है इन अ सेकेंडरी कॉइल, और सेकेंडरी कॉइल में चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से फिर यहाँ पे कुछ ईएमएफ, कुछ करंट जो है वो यहाँ पे डेवलप होना शुरू हो जाता है। और सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होता है, अभी पढ़ा था हमने। इसी तरह से यहाँ पे भी कुछ ईएमएफ इन अ सेकेंडरी कॉइल साथ साथ यहाँ पे डेवलप होता जा रहा है। ठीक है, अब बाई कंडीशन जो सीक्वेंस है उसमें बताया गया कि भाई जो नंबर ऑफ टर्न्स इन अ प्राइमरी कॉइल है वो कहलाते हैं एनपी, जो नंबर ऑफ टर्न्स इन अ सेकेंडरी कॉइल है वो कहलाते हैं एनएस, जो ईएमएफ या वोल्टेज इन अ प्राइमरी कॉइल है वो कहलाता है वीपी, जो वोल्टेज इन अ सेकेंडरी कॉइल है ये वोल्टेज कहलाता है वीएस। ठीक है, करंट इन अ प्राइमरी कॉइल आईपी, करंट इन अ सेकेंडरी कॉइल आईएस। पावर इनपुट
ये पावर इन प्राइमरी कहलाता है, पावर इनपुट, और पावर इन सेकेंडरी कहलाता है बेसिकली पीएस, पावर आउटपुट। तो पावर इनपुट ये वाला है, पावर आउटपुट जो है वो ये वाला है, ठीक है। होता क्या है, बेसिक फिनोमेना समझ में आ गया कि जब हम करंट सप्लाई करते हैं तो पूरी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, करंट बैक हो जाता है और फील्ड यहां से क्या होता है, वापस आ जाती है। तो बार बार फील्ड डेवलप होने और खत्म होने की वजह से सेकेंडरी कॉइल में यहाँ पे कुछ ईएमएफ डेवलप होता है। फैराडेज लॉ का फॉर्मूला, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कॉइल इज इक्वल्स टू -n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ये डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी का मतलब क्या था, ये तो दोनों साइड पे सेम है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स तो दोनों साइड पे सेम है। इसका मतलब है ये वाला फैक्टर तो हो गया खत्म, यानी ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे आ गया, नंबर ऑफ टर्न्स है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे ईएमएफ भी क्या होगा, वोल्टेज भी क्या होगा, उतना ज्यादा ही डेवलप हो। यहाँ पे प्राइमरी कॉइल में 4 टर्न्स हैं, सेकेंडरी कॉइल में 8 टर्न्स हैं। वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल अगर 120 है तो वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल कितना होना चाहिए, 240 के बराबर। नंबर ऑफ टर्न्स जितने टाइम बढ़ रहे हैं, जितने टाइम चेंज हो रहा है, वोल्टेज भी हमेशा उतने ही टाइम्स जो है वो यहाँ पे चेंज होना चाहिए, ठीक है। अब एक कैलकुलेशन जरा बताइए, ये बात समझ में आई, नंबर ऑफ टर्न्स डबल की है तो वोल्टेज भी क्या हुआ, डबल हो गया। अगर करंट यहां पे 10 मिली एम्पेयर है इन अ प्राइमरी कॉइल तो सेकेंडरी कॉइल में करंट कितना होना चाहिए, सवाल समझ में आ गया। सवाल क्या है कि भाई नंबर ऑफ टर्न डबल हो रहे थे तो क्या वो वोल्टेज भी डबल हो गया। अगर वोल्टेज डबल हो रहा है तो करंट की वैल्यू अगर 10 एम्पेयर थी ना प्राइमरी कॉइल तो सेकेंडरी में कितनी होनी चाहिए, वैल्यू कम होगी, सही बोल रहे हैं, कम होगी, 5 मिली एम्पेयर। जितने टाइम, ये तो एक बात हो गई कि भाई वोल्टेज एंड नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ईएमएफ क्या लें, वोल्टेज क्या लें, नंबर ऑफ टर्न्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर वोल्टेज एंड करंट दोनों एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर वोल्टेज एंड करंट, कोई ओम्स लॉ नहीं चल रहा, ट्रांसफार्मर में वोल्टेज और करंट एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। लॉजिकली क्यों, देखिए अगर एनर्जी लॉसेस जीरो हैं आइडियल कंडीशन पे तो पावर इनपुट पावर आउटपुट क्या होने चाहिए, बराबर बराबर होने चाहिए। पावर का फॉर्मूला था P इक्वल्स टू आई वी, P इक्वल्स टू आई वी, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा, IP VP, और ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, IS इंटू VS, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड का अगर प्रोडक्ट 100 है तो भाई राइट हैंड साइड का प्रोडक्ट भी क्या होना चाहिए, 100 के बराबर होना चाहिए ना। इसके लिए क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड का प्रोडक्ट जो भी है वो राइट हैंड साइड के प्रोडक्ट के बराबर है। अगर लेफ्ट हैंड साइड का वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट जरा देखिए 120 इंटू 10 मिली एम्पेयर है, मिली का मतलब क्या होता है 10 की पावर -3, इन दोनों का जितना भी प्रोडक्ट यहां पे आ रहा है जरा मल्टीप्लाई करके बताएं कितना आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिख देते हैं 1200 10 की और -3, तो राइट हैंड साइड पे भी सेम प्रोडक्ट तो लाना पड़ेगा। सेम प्रोडक्ट लाने के लिए अगर वोल्टेज डबल हो गया, वोल्टेज डबल होकर 240 हो गया तो यहाँ पे करंट हाफ हो जाना चाहिए, करंट हाफ मिली एम्पेयर में हाफ हो गया, तभी राइट हैंड साइड का प्रोडक्ट भी यहाँ पे 1200 10 की पावर -3 के बराबर आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के प्रोडक्ट्स को बैलेंस करने के लिए अगर यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू डबल हो रही है तो करंट यहाँ पे हाफ के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये दो रिलेशन याद रखिएगा कि नंबर ऑफ टर्न्स एंड वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वोल्टेज और करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर, इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है। अच्छा इसका एक फॉर्मूला भी तो था नंबर ऑफ टर्न्स और वोल्टेज का, VP, हाँ वैसे भी लिख सकते हैं, बताएं बताएं, NS अपॉन NP इज इक्वल्स टू VS अपॉन VP। एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला ये वाला भी है, ये मगर कब है, जब 100% एफिशिएंसी हो, जो कि प्रैक्टिकली नहीं होती। कहीं पे लिखा है ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी है 95%, वैसे प्रैक्टिकली जो ट्रांसफार्मर होते हैं ना उनकी एफिशिएंसी नॉर्मली 90 से 99% होती है। जो हमारे पास भी लगे हुए हैं ट्रांसफार्मर, ये भी इतने अच्छे मटेरियल के होते हैं, यकीन करें कि इतने अच्छे मटेरियल के हैं कि पाकिस्तान में ट्रांसफार्मर बनते ही नहीं है, ठीक है।
तो 90 से 99% तक इनकी एफिशिएंसी होती है, क्योंकि इनका मटेरियल ख़राब करके पैसे बचाए ना, तो एनर्जी लॉस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वो और ज़्यादा लॉस कर देगा। जैसे बाकी चीज़ों में हमारे यहाँ हो रहा है, ऐसा ही जो है वो ट्रांसफार्मर में भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मली एफिशिएंसी 90 से 99% होती है, मगर आइडियल एफिशिएंसी अगर 100% है तो ये वाला रिलेशन लगेगा, पावर इनपुट पावर आउटपुट बराबर है, वरना तो अदरवाइज नहीं लग सकता। तो एक फार्मूला ये हो गया, एक फार्मूला ये वाला हो गया। ठीक है, अगर एफिशिएंसी चाहिए हो ना ट्रांसफार्मर की, तो पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट इनटू 100, हम ये फार्मूला भी बना के इस्तेमाल कर सकते हैं एफिशिएंसी का। आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100 होता है ना, तो ये फार्मूला भी हमारे पास होना चाहिए। इसी तरह से पावर लॉस, फर्स्ट ईयर का फॉर्मूला था P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर इनटू आर। देखा सा है? नहीं देखा ना, कोई मसला नहीं है। अब देखें, देखा सा है? हो गया? अब तो देखा सा है, अभी तो देखा था थोड़ी देर पहले। बस ऐसे ही होता है, मतलब पहले का देखा हुआ है तो आंखें बंद की फिर से देख लिया, हाँ पहले कभी देखा है। ये पावर लॉस का फॉर्मूला है। पावर लॉस इन प्राइमरी कॉइल अगर है तो करंट भी प्राइमरी वाला होना चाहिए और रेजिस्टेंस भी प्राइमरी वाली होनी चाहिए। यही मेथड पावर लॉस इन सेकेंडरी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि पावर लॉस अगर मालूम कर रहे हैं इन अ सेकेंडरी कॉइल, तो पावर का फॉर्मूला था P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर इनटू आर। ये जो पावर का फॉर्मूला होता है ना, ये पावर लॉस के लिए होता है। तो प्राइमरी कॉइल पे भी अप्लाई कर लिया, तो इसको हम सेकेंडरी कॉइल पे भी ऐसे ही अप्लाई कर सकते हैं कि पावर लॉस अगर सेकेंडरी कॉइल में, तो करंट भी सेकेंडरी कॉइल का होगा और रेजिस्टेंस भी यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल की ही होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा स्टेप अप, ये ट्रांसफार्मर कौन सा है? स्टेप अप है स्टेप डाउन है? ये जो बनाया हुआ है हमने ट्रांसफार्मर स्टेप अप है, जो कि वोल्टेज को यहाँ पे बढ़ा रहा है। ठीक है, अभी तो लास्ट क्लास है ना, इस पे तो सेटिंग आउट भी कर देंगे, कुछ नहीं होगा। बस जो भी यहाँ पे ट्रांसफार्मर हमारे पास है, ये वाला जो ट्रांसफार्मर है कौन सा था? स्टेप अप है। कैसे पता चल रहा है? वोल्टेज बढ़ रहा है, नंबर ऑफ टर्न से नहीं पता चल रहा है क्या क्या करने वाला था ये। अगर वोल्टेज की वैल्यू नहीं बताई जाती तो पता चलता कौन सा स्टेप अप है स्टेप डाउन है। नंबर ऑफ टर्न्स का हिसाब है ना सारा, कि भाई अगर ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसमें प्राइमरी कॉइल, अच्छा ट्रांसफार्मर बहुत सारे शेप के होते हैं। ट्रांसफार्मर ऐसा भी हो सकता है, इस तरह के शेप का, मतलब अगर फॉर एग्जांपल यहां पे कुछ नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ये प्राइमरी कॉइल बन गया, यहां पे सेकेंडरी कॉइल बन गया। अगर नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कम है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी ज्यादा है, तो उसका मतलब है वोल्टेज या ईएमएफ है ना प्राइमरी कम होगा और वोल्टेज इन सेकेंडरी ज्यादा होगा। ये वाला कौन सा हो गया? स्टेप अप। ठीक है, ऐसी अगर हम स्टेप डाउन की बात कर रहे हो तो और थोड़ी सी कंडीशन डिफरेंट, ऐसे भी ट्रांसफार्मर होता है जिसमें प्राइमरी कॉइल फॉर एग्जांपल इधर बना हुआ है, भाई बातें नहीं करें बस 2 मिनट में क्लास खत्म कर देंगे, फिर सारी बातें कर लीजिएगा। अभी लिख लें क्या क्या बातें करनी है। और सेकेंडरी कॉइल जो है वो सेकेंडरी कॉइल की जो वाइंडिंग है वो इस तरह की, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी ज्यादा है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कम है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई वोल्टेज इन प्राइमरी भी ज्यादा होगा और वोल्टेज इन सेकेंडरी कम हो जाएगा। ये वाला जो ट्रांसफार्मर है ये कौन सा होता है? स्टेप डाउन। ठीक है, तो स्टेप अप और स्टेप डाउन, इनकी भी टोटल कंडीशंस किस तरह की होती हैं, बात समझ में आ रही है सब लोगों को? आज की क्लास बस यहाँ पे ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे
मोशनल ईएमएफ से और एसी जनरेटर से। तो कोशिश करिएगा कि मसरूफ वक्त में से थोड़ा सा वक्त निकाल के आप एक दफ़ा एसी जनरेटर देख लें। आप लोगों ने पढ़ा होगा इंशाल्लाह वो ना, तो उसको एक दफ़ा देख लीजिए ताकि आगे पढ़ने में थोड़ी सी आसानी हो। म्यूचुअल इंडक्शन से ये वाला इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू। अच्छा, कमिंग क्लास में स्टार्टिंग से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़कर रहिए। हम क्या करेंगे, मोशनल ईएमएफ पढ़ेंगे। पहले से याद रखिएगा, आप लोग ये चीजें बताएंगे। कमिंग क्लास में हम मोशनल ईएमएफ से स्टार्ट करेंगे, एसी जनरेटर पढ़ेंगे और साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के पास पेपर करेंगे। ठीक है, तो कमिंग क्लास में ये चीजें